Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn the new things. So, my name is Palak Patel. I am working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. I am going to teach you the subject is Building and Town Planning. The subject are in BE 2nd Sem 3. So in this lecture we will learn earthquake resisting building design. Okay. In the previous lecture we discussed much about this. हमने बहुत कुछ सीखा था इस लेक्चर में. अगले लेक्चर में इसके बारे में वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं. अब ये लेक्चर पूरा हिंदी में है. तो नॉन इंजीनियरिंग मैसनरी स्ट्रक्चर मतलब क्या कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हम इंजीनियरिंग इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें हम किसी इंजीनियर या आर्किटेक्चर को इंक्लूड नहीं करते. या जैसे कि मैसनरी वॉल है या कोई वुडन बिल्डिंग है, ऐसा हम किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियर को इंक्लूड नहीं करते. जब हमें मैसनरी वॉल बनानी यानी ब्रिक वॉल बनानी है, वह हम किसी इंजीनियर को कंसल्ट नहीं करते. तो ऐसे स्ट्रक्चर को नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है कि नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल जो सिस्मिक फोर्स होता है वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो स्टेबल नहीं रह पाते. ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे सिस्मिक फोर्स से रेजिस्ट नहीं कर पाते. ओके. और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा इतना सिंपल है कि आप कर सकते हो, लेकिन इसमें डिज़ाइन में क्या है कि हमें किसी इंजीनियर को कंसल्ट नहीं करना पड़ता. बड़ी आसानी से हम इससे सिस्मिक फोर्स रेजिस्ट कर सके उस हिसाब से बना सकते हैं. ओके. अब ऐसे नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब कि उसके मटेरियल लोकली अवेलेबल होते हैं, लोकली अवेलेबल होते हैं. स्किल लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती. अगर कुछ डैमेज हुआ भी तो वो चीपली रिपेयर किया जा सकता है, इजीली रिपेयर किया जा सकता है. इंसुलेशन देते हैं हमें हीट और साउंड के हिसाब से. फॉर्म वर्क लेस इस्तेमाल होता है और इजी अल्टरनेशन होता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसे अगर चाहे हमें थोड़ा बहुत ही चेंज करना हो तो कर सकते हैं. ओके. ये नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है. मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क ये दो वर्क आते हैं मैसनरी में, या वुड वर्क. यहाँ आरसीसी का ये वो सियर वॉल ये सब नहीं आते, आरसीसी वॉल या ऐसी वॉल नहीं आती. इसमें मैसनरी स्ट्रक्चर है, नॉन इंजीनियरिंग मैसनरी स्ट्रक्चर है. मतलब ब्रिक आएगी या स्टोन वर्क आएगी जिसमें हम इंजीनियर को कंसल्ट नहीं करते. और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाते, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो वो आसानी से ब्रेक हो सकती है या टूट सकते हैं. ओके. तो इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं. अब इसका पुअर परफॉर्मेंस क्या होता है कि उसका मटेरियल ब्रिटल होता है. ब्रिटल मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा और वो टूट गया. ओके. उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है मैसनरी वेट का. अगर ब्रिक वर्क बनाए या स्टोन वर्क बनाए तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है. ओके. और उसका वॉल टू वॉल कनेक्शन या रूफ टू वॉल कनेक्शन, या रूफ टू वॉल कनेक्शन ये जनरली वीक रहता है, बहुत ही वीक रहता है. ओके. और ऐसे में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता है, जहां हमारा डोर्स और विंडो के ओपनिंग होते हैं उसके कॉर्नर्स पे. ओके. मतलब हमारे जो मैसनरी स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम कहाँ से फेल होता है, या तो जॉइंट से फेल होगा या जो कॉर्नर्स है, जो ओपनिंग्स के कॉर्नर्स है वहां से फेल होगा, वहां उसकी क्रैक मैक्सिमम जनरेट होगी. ओके. और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत ही लो होती है, पुअर होती है, क्योंकि हमें लोकली अवेलेबल मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है और अनस्किल लेबर्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं. अनस्किल लेबर्स, हम इसके लिए कुछ हाई स्किल वाले लेबर नहीं चाहिए. हमें ब्रिक वर्क करना है तो अनस्किल लेबर चल जाते हैं. तो वो क्या कहते हैं, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती और उससे कंस्ट्रक्शन पुअर रह जाता है. अब मैंने पहले कहा कि ये मैसनरी बिल्डिंग ब्रिटल होता है. एंटायर बिल्डिंग थोड़ा सा भी सिस्मिक फोर्स लगा वो गिर सकता है, वो ब्रिक वर्क पूरा बिखर सकता है.
तो हम थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट, अब उससे हम इम्प्रूव कर कर हमारी मैसनरी बिल्डिंग गिर गई, मैसनरी स्ट्रक्चर बनाया हमने और वो गिर गया। अब पहले क्या होता था, पहले हम बनाते थे पूरा ब्रिक का ब्रिक वर्क का बिल्डिंग, मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रिक, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जिसमें हम आरसीसी के फंक्शन यूज नहीं करते थे। जैसे आरसीसी के कॉलम या बीम नहीं आते थे, वो तो अभी आने लगे। आज भी कुछ जगहों पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ सिर्फ ब्रिक वर्क के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग रेस्ट करती है। अब जो ब्रिक वर्क ब्रिटल है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैरी नहीं कर पाता, वो इजीली डैमेज हो सकता है, इजीली टूट सकता है। उसके अपोजिट में अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी जहाँ कुछ हद तक सेफ है, क्योंकि वहाँ आरसीसी कॉलम और बीम है जो उसे स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन मैसनरी वो तो टूटेगी, वो तो क्रैक होगी, हमें उसे चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसमें क्या है कि हमारा सबसे बड़ा डैमेज होता है वो कॉज है इनर्शिया फोर्स का। इनर्शिया फोर्स की वजह से सबसे बड़ा डैमेज होता है। इनर्शिया फोर्स क्या है, ये देखिए। अब इनर्शिया फोर्स कैसे काम करता है, अब ये अर्थक्वेक की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है अर्थक्वेक की, राइट, ये अर्थक्वेक की डायरेक्शन है। अब इस अर्थक्वेक डायरेक्शन की वजह से ये जो फ्लोर स्लैब है उसके ऊपर इस साइड ऑपोजिट साइड फोर्स लगेगा। मतलब ये समझो कि अर्थक्वेक की डायरेक्शन एक लेफ्ट जा रहा है तो फ्लोर आपका राइट साइड जाएगा। अगर अर्थक्वेक लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो आपका जो फ्लोर है, जो स्लैब है, वो राइट साइड मूव करेगा। और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे वॉल पे। वॉल पूरी तरह से खींची जाएगी और वो वहाँ डैमेज हो सकती है, राइट। अब अर्थक्वेक शेकिंग का इफेक्ट फाउंडेशन पे बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन भी अर्थ के साथ ही मूव करेगा, फाउंडेशन भी अर्थ के साथ ही मूव करेगा। लेकिन जो फ्लोर है वो उसके अपोजिट साइड में जाएगा, और ये इसे कहते हैं इनर्शिया फोर्स। मतलब अगर हमारा शेकिंग जो है, अगर ग्राउंड शेकिंग लेफ्ट साइड हो रहा है तो आपका फ्लोर जाएगा राइट साइड, अगर ग्राउंड राइट साइड जा रहा है तो फ्लोर जाएगा लेफ्ट साइड। तो इस वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसे कहते हैं इनर्शिया फोर्स। ओके, और ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ब्रिक वर्क होगा तो वो डैमेज होगा और कोलैप्स हो जाएगा। अब बिहेवियर ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्शन, क्या मतलब ब्रिक मेसनरी किस तरह के बिहेव करेगी अर्थक्वेक के दौरान। बहुत ही सिंपल है, हम ये एज्यूम करें कि हमारा 4 साइड बिल्डिंग है। अब ये एज्यूम करो कि हमारी ये बिल्डिंग है, एक सेकंड, ये बिल्डिंग है और इस डायरेक्शन में अर्थक्वेक आ रहा है, इस डायरेक्शन में अर्थक्वेक आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, इस वॉल पे ये अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वॉल पे इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो साइड की वॉल है, ये जो साइड की वॉल है, वहाँ पे आपका अर्थक्वेक इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें ये दिखा रहा है, मतलब ये ए है और ये बी है, ये वॉल ए है, ये वॉल बी है। तो ए वॉल पे क्या लगता है, वो पुश करेगा बिल्डिंग को, वो सिर्फ इसे डिस्प्लेस करेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, उसे पुश करेगा। लेकिन जिस एक्शन डायरेक्शन, जो वीक डायरेक्शन होगा, जो बी वॉल होगा, वो पूरी तरह से टॉपिक हो जाएगी, वो गिर जाएगी। अगर वो इसके ऊपर रेस्ट नहीं करेगी तो वो वॉल टूट जाएगी। तो इस तरह से 2 वॉल के अलग अलग डायरेक्शन दिए गए हैं। अगर हम ये कहें कि अगर ब्रिक की डायरेक्शन, ब्रिक वर्क की डायरेक्शन अर्थवर्क की डायरेक्शन से मैच हो रही है, ब्रिक की डायरेक्शन अर्थक्वेक की डायरेक्शन से मैच हो रही है, तो वो कही जाएगी शियर वॉल, वो कही जाएगी शियर वॉल। और अगर अर्थक्वेक की डायरेक्शन के साथ ये जो ब्रिक डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, ये वो परपेंडिकुलर है, तो उसे कही जाएगी वीक वॉल।
राइट। देखिए यहाँ लिखा है इजीली पुश हॉरिजेंटली एट द टॉप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इस प्लेन बट ऑफर मच ग्रेटर रेजिस्टेंस इफ पुश्ड अलोंग लेंथ। मतलब कि अगर अर्थक्वेक बिल्डिंग को उसकी लेंथ के हिसाब से पुश करेगा, लेंथ वाली डायरेक्शन में पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो वो उसे रेजिस्ट करने लगी, वो ब्रिक वर्क कुछ हद तक अर्थक्वेक फोर्स को रेजिस्ट कर लेगी। ओके। लेकिन अगर ये वीक डायरेक्शन हुआ, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई, तो वो बिल्डिंग टॉपिंग हो जाएगी, वो गिर जाएगी। ओके। तो ये छोटा सा कंडीशन है, आप आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ देखिए कि वॉल जो है जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में है, तो उसे कहते हैं फ्लेक्चरल वॉल, फ्लेक्चरल वॉल्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी वॉल मूव कर रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में हमारी वॉल है, पैरेलल डायरेक्शन है। ओके। ठीक। अब ऐसे डायरेक्शन में क्या होगा, अर्थक्वेक मोशन चेंज, मतलब हमारा क्या अर्थक्वेक मोशन चेंज हो सकता है, राइट। अगर एक्स डायरेक्शन से आ रहा है तो वाई डायरेक्शन भी जा सकता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होगा, अर्थक्वेक के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, उस हिसाब से आपकी वॉल की फ्लेक्चरल और शियर वॉल दोनों चेंज हो जाएगी। देखिए शियर वॉल किसे कहते हैं, जो पैरेलल डायरेक्शन में हो, मतलब ये हुई आपकी शियर वॉल। ये जो बीम ए है, वॉल ए है, वो आपकी शियर वॉल है, और वॉल बी है वो फ्लेक्चरल वॉल है। अब ये डायरेक्शन इस तरफ की है, ओके, ये डायरेक्शन इस तरफ की है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कुछ ही समय बाद। एग्जैक्टली ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं आता, वो चारों दिशा से इफेक्ट करता है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, ये शियर वॉल होगी वो फ्लेक्चरल हो जाएगी, जो फ्लेक्चरल होगी वो शियर हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये समझो, यहाँ पे ये है, अब फर्स्ट अर्थक्वेक इस फोर्स में आया तो ये फ्लेक्चरल हुई, ये शियर हुई। ओके। अब सेकंड अर्थक्वेक आया, अब सेकंड अर्थक्वेक आया इस डायरेक्शन में, तो ये फ्लेक्चरल हो जाएगी और ये शियर हो जाएगी, ये इंटरचेंज कर देगी अपनी प्रॉपर्टीज। ओके। अब इसे बॉक्स सेक्शन में बहुत आसानी से समझेंगे। जो ब्रिक वर्क का बॉक्स सेक्शन होता है वो हम आसानी से समझ आ सकता है। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि जिस वक्त अर्थक्वेक फोर्स और वॉल की फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, अर्थक्वेक फोर्स और वॉल की डायरेक्शन एक ही हो, उसकी अलोंग लेंथ अगर फोर्स एक्टिंग करेगा, तो वो हो जाएगी शियर वॉल। और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर अगर ये फोर्स एक्ट करेगा तो वो हो जाएगी फ्लेक्चरल वॉल। ओके। अब इसमें क्या है, अब ये दोनों पहली वीक हुई, एक शियर हुई। ओके। एक वीक है और एक शियर है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वॉल का कनेक्शन सही से नहीं किया गया है, वॉल का जॉइंट जो है वो सही से नहीं किया गया होगा, तो जो फ्लेक्चरल होगी वो गिर जाएगी, शियर वॉल अपने आप स्टेडी रह जाएगी, लेकिन फ्लेक्चरल वॉल आसानी से टॉपल हो जाएगी, वो गिर जाएगी, राइट। और वो वॉल गिर गई तो सेकंड डायरेक्शन में आने वाला वॉल फ्लेक्चरल वॉल, मतलब पूरी बिल्डिंग ही आपकी गिर जाएगी इसमें, राइट। जैसे डायरेक्शन चेंज होगी, जो शियर थी वो फ्लेक्चरल हो गई और फ्लेक्चरल वॉल वो भी गिर जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर वॉल टू वॉल कनेक्शन परफेक्ट नहीं किया हो, वॉल टू रूफ कनेक्शन परफेक्ट नहीं किया हो, तो आपकी बिल्डिंग इजीली डैमेज हो सकती है, आसानी से टूट सकती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम उसका जॉइंट प्रॉपर बनाते हैं, जो वॉल टू वॉल जॉइंट है, मतलब जो कॉर्नर्स है
उसे परफेक्टली जॉइंट करते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर वो वीक डायरेक्शन होगी, जहाँ वॉल इजीली टॉपल हो सकती है, जो फ्लेक्सुरल वॉल है वो इजीली टॉपल हो सकती है, इजीली गिर सकती है, वो क्या करेगी, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगी। मतलब वो वॉल पे लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन पे लगेगा और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन उसे रेजिस्ट कर लेगी। मतलब जो वीक वॉल है वो टूटने की जगह वो फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल पे चली जाएगी, राइट। अगर कनेक्शन परफेक्ट हुआ तो, राइट। अब कुछ फेलियर मैकेनिज्म है मैसनरी बिल्डिंग्स के, जैसे कि आउट ऑफ प्लेन फेलियर, इन प्लेन फेलियर, कनेक्शन फेलियर, डायग्राम फेलियर, फेलियर ड्यू टू ओपनिंग इन वॉल एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर। मतलब जो मैकेनिकल मैसनरी वॉल होती है, जो मैसनरी वॉल होती है, उसमें इस 6 तरह के फेलियर हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं आउट ऑफ प्लेन फेलियर। आउट ऑफ प्लेन फेलियर मतलब क्या, मतलब आपकी बिल्डिंग प्लेन फेलियर में टॉपल हो रही है, वो टूट रही है। मतलब ये समझो, हमने अर्थक्वेक में कहा ना कि ज़्यादा लॉन्ग बिल्डिंग नहीं बनानी, ज़्यादा हाई बिल्डिंग नहीं बनानी है, तो यही है। ये दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है, दोनों वॉल की हाइट सेम है, राइट। दोनों वॉल की हाइट सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ये 1.5 बिल्डिंग है, ये 1 ब्रिक है। मतलब इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है, और ऐसे में कम थिकनेस होने की वजह से ये ओवरटर्न हो गए, राइट। अब यहाँ देखिए ये कम थिकनेस है, यह थिकनेस दोनों की सेम है, 1 ब्रिक, ये दोनों की थिकनेस सेम है, 1 ब्रिक, लेकिन इस वॉल की हाइट ज़्यादा है, इस वॉल की हाइट ज़्यादा है, तो ऐसे में ये ओवरटर्न होगी, राइट। ये प्लेन फेलियर है, मतलब हमें वो बिल्डिंग के प्लेन में दिखेगा, ओके। अब ये क्या हुआ, ये ओवरटर्निंग हाइट की डिफरेंस के हिसाब से हुआ। अब यहाँ लेंथ का डिफरेंस भी देखिए, अगर बिल्डिंग की लेंथ ज़्यादा होगी, वॉल की लेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्ग वॉल होगी, तो भी वो टॉपल हो सकती है, क्योंकि वहाँ क्रॉस वॉल जो है, जो शियर वॉल जो है वो बहुत दूर है, तो बीच का पार्ट टॉपल हो सकता है। उसके कंपेयर में अगर शॉर्ट वॉल होती तो इजीली टॉपल नहीं होती है, ठीक है। तो ये है सिंपल। इन प्लेन फेलियर में ये फिगर पहले समझ लो, ये फिगर बहुत ईजी है, आसानी से समझ पाएंगे। आउट इन प्लेन फेलियर। अब ये क्या कहते हैं कि मैसनरी वॉल जो है वो स्लेंडर है बिकॉज ऑफ स्मॉल थिकनेस कंपेयर टू इस हाइट एंड लेंथ। अगर उसके ऊपर फोर्स लगता है, अब वॉल का क्या है कि फोर्स ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लगेगा कि चलो वॉल के पूरे वॉल पे लगेगा, नहीं। इनर्शिया फोर्स किस तरह से वर्क करता है, अगर वो फाउंडेशन पे लगेगा तो सीधा फ्लोर पे उसका अपोजिट लगेगा। मतलब अगर फाउंडेशन राइट साइड मूव कर रहा है तो फ्लोर लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से फोर्स जनरेट होगा, वो शियर फोर्स, वो सिस्मिक फोर्स आपके बिल्डिंग को, आपकी वॉल को टॉपल कर देगी, वो उसे ओवरटर्न कर देगी, ओके। अब ऐसे में अगर हम कम हाइट वाली बिल्डिंग बनाएं, जिसकी हाइट कम हो, तो वो आसानी से रेजिस्ट कर सकती है, ओके। अब बात करते हैं अगर बेंडिंग हो रही है, मतलब बिल्डिंग पूरी तरह से बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग होने की वजह से क्या होगा कि उसकी मैसनरी जो है वो वीक होती है टेंशन में, जो मैसनरी है वो वीक होती है टेंशन में। अब वो टेंशन में वीक होगी तो क्या होगा कि क्रैक जनरेट होगी। जैसे हम आरसीसी में बात करते हैं कि आरसीसी में कंक्रीट टेंशन में वीक रहता है, और वो टेंशन में वीक रहेगा, मतलब जैसे ही टेंशन फोर्स रहेगा वो क्रैक जनरेट हो जाएगी। इसी वजह से हम आरसीसी में रेनफोर्समेंट लगाते हैं। यहाँ भी यही बात है कि मैसनरी टेंशन में वीक रहती है, मतलब थोड़ा सा भी फोर्स लगा, थोड़ी सी भी बेंडिंग हुई, वो टेंशन जनरेट करेगी और वो टेंशन क्रैक जनरेट करेगी, और इस क्रैक की वजह से आपकी बिल्डिंग फुल और पार्शली कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह के फेलियर को कहते हैं आउट ऑफ प्लेन फेलियर, ओके। अब वॉल गिर भी सकती है अगर वो वीक डायरेक्शन में हो, उसकी लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ टू थिकनेस रेशियो और हाइट टू थिकनेस रेशियो वो ज़्यादा हो,
तो ऐसे में आपके जो वॉल है, जो वीक वॉल है, वो इजीली टॉपल हो सकती है, इजीली गिर सकती है। ओके, आउट ऑफ प्लेन फेलियर मुझे लगता है समझ में आ गया। सिंपल है, आपकी वॉल है, वॉल के ऊपर टॉप में फोर्स लगेगा जिसकी वजह से आपकी वॉल बेंड होगी, और बेंड होने की वजह से उस पर टेंशन फोर्स जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैसनरी टेंशन फोर्स में रेजिस्ट नहीं कर पाती, वो टेंशन फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाती, तो टेंशन फोर्स की वजह से उस पर क्रैक जनरेट होगी, और उसी क्रैक की वजह से आपकी बिल्डिंग पार्सली या फुल्ली कोलैप्स हो जाएगी। ये तो थी हाइट की बात। सेम अगर हम लेंथ और विड्थ की बात करें, बिल्डिंग की लेंथ भी ज़्यादा होगी तो भी वो टेंशन जनरेट करेगी क्योंकि वो बेंड हो रही है। हमने पहले अगर ये हाइट में देखते हैं तो वो ऊपर से बेंड होगी, लेकिन जैसे हम इसे लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो वो सेंटर से बेंड होगी। ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्डिंग हाइट से बेंड हो रही है, यहाँ पे ये बिल्डिंग हाइट से बेंड हो रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे टेंशन जनरेट हो रहा है इस तरफ, जबकि यहाँ क्या हो रही है, ये सेंटर से बेंड होगी, ये पूरा एरिया बेंड होगा, तो यहाँ या यहाँ कोई टेंशन जनरेट होगा, और वो टेंशन क्रैक जनरेट करेगा क्योंकि हमारी मैसनरी टेंशन फोर्स रेजिस्ट नहीं कर पाती, और उसी क्रैक की वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो पार्शली या फुल्ली कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह के कोलैप्स को कहते हैं हम आउट ऑफ प्लेन फेलर। सेकंड है इन प्लेन फेलर। इन प्लेन फेलर मतलब क्या कि बिल्डिंग के प्लेन में क्रैक जनरेट होते हैं। अब आउट ऑफ प्लेन फेलर कहाँ पे होता है, जहाँ आपकी वीक वॉल हो, मतलब फ्लेक्सुरल वॉल हो, वहाँ आपका आउट ऑफ प्लेन फेलर दिखने को मिलता है। लेकिन जहाँ आपकी शियर वॉल होगी वहाँ आपको ये इन प्लेन फेलर देखने को मिलेगा। ओके, अब दोनों की कंडीशन सेम है। देखिए हमने किस तरह से बात की, गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स। ड्रॉ करके समझाता हूँ, जरा मुझे 2 मिनट दीजिए। हम बात करते हैं आउट ऑफ प्लेन फेलियर की, मतलब पहले बात कर रहे हैं आउट ऑफ प्लेन फेलियर। नेक्स्ट है आउट ऑफ प्लेन एंड इन प्लेन फेलियर। अब दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इस तरह का डिफरेंस, अगर तुम ये एज्यूम करो कि ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक फोर्स। ओके, अर्थक्वेक फोर्स। अब आउट ऑफ प्लेन फेलियर कहाँ पे होगा, जहां आपकी फ्लेक्सुरल बिल्डिंग होगी, जहां आपकी फ्लेक्सुरल बिल्डिंग होगी, फ्लेक्सुरल वॉल होगी, वहां आपका आउट ऑफ प्लेन फेलियर देखने को मिलता है। वहां कौन कौन से क्राइटेरिया हमने देखे आउट ऑफ प्लेन में, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। हाइट, विड्थ एंड लेंथ, ये 3 क्राइटेरिया देखे हमने आउट ऑफ प्लेन में। अब इन प्लेन फेलियर की बात करते हैं हम। अब इन प्लेन फेलियर की बात, अर्थक्वेक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता है, लेकिन इन प्लेन फेलियर हमें यहाँ दिखने को मिलेगा, यहाँ पे, कहाँ पे, शियर वॉल पे। अब यहाँ पे सेम क्राइटेरिया, हाइट, विड्थ एंड लेंथ, ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगेगा, राइट। अब यहाँ एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ समझाता हूँ आपको, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। इन कलर ये। अब आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग जो है वो टॉपल हो जाती है,
मतलब वो गिर जाती है। हम आउट ऑफ प्लेन पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग टॉपल हो गई, वो गिर गई एग्जैक्टली। लेकिन इन प्लेन फेलियर में हमारी बिल्डिंग टॉपल नहीं होगी, वो क्या होगा, उसमें क्रैक जनरेट होगी। इन प्लेन फेलियर में हमारी वॉल पे क्रैक जनरेट होगी, राइट। मतलब वो टॉपल नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं, बस एक क्रैक जनरेट करेगी। अब वो क्रैक भी एक तरह का फेलियर ही है, भले वो कॉलैप्स नहीं हो रही, टॉपल नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक क्रैक एक तरह का फेलियर है, राइट। तो ये माइनर डिफरेंस है आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन फेलियर में। मतलब हम आउट ऑफ प्लेन में बात करें तो हमारी बिल्डिंग का जो है, ये जो वॉल है वो ऊपर से टॉपल हो जाएगी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, राइट। और जब इन प्लेन फेलियर की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो वॉल है उसके अंदर क्रैक जनरेट होगी और उसके बाद हो सकता है स्लाइड भी हो जाए, टॉपल हो जाए, लेकिन फर्स्ट उस पर क्रैक जनरेट होगी और क्रैक से आगे बढ़ेगा फोर्स, तो वो वो वॉल स्लाइड हो जाएगी, तब वो टॉपल होगी। लेकिन आउट ऑफ प्लेन में क्या होता है, वो थोड़ी सी बेंडिंग हुई, टॉपल हो गई, वो गिर गई, राइट। अब यहाँ भी सेम क्राइटेरिया, स्मॉल लेंथ विड्थ रेशियो इज जनरली डेवलप। मतलब वो सारे क्राइटेरिया जो वहां पे थे वो यहाँ भी आने वाला है। लेंथ टू विड्थ रेशियो में बी डेवलप। अब उसमें दो तरह की क्रैक जनरेट होती है, टेंशन क्रैक एंड हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, डायगोनल टेंशन क्रैक एंड हॉरिजॉन्टल क्रैक। अब यहाँ देखिए, ये फोर्स है, ये रहा यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है, ये आपकी वॉल है। अब यहाँ पे ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपकी क्रैक है, ये रहा टेंशन, जिसकी वजह से ये क्रैक जनरेट हो गई। यहाँ पे देखिए ये लार्जर क्रैक जनरेट हो गई, ओके। हमने दो क्रैक की बात की, ये पहली क्रैक कौन सी, टेंशन, डायगोनल टेंशन क्रैक एंड हॉरिजॉन्टल क्रैक। तो यहां देखिए ये जो है, ये है डायगोनल टेंशन क्रैक, ये भी डायगोनल टेंशन क्रैक है, लेकिन ये जो बीच वाली है, ये हॉरिजॉन्टल जो एक सीधी लाइन में दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल क्रैक है उसकी वजह से आपकी वॉल जो है वो स्लाइड हो सकती है, राइट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कनेक्शन फेलियर। मैं सोच सकता हूँ कि आपने शायद दोनों चीज़ें समझ ली, आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन फेलियर। अब हम समझ रहे हैं कनेक्शन फेलियर। कनेक्शन फेलियर मतलब वॉल टू वॉल कनेक्शन जो होता है उसमें फेल होना, ओके। अब हमने जैसे बात की, एक वॉल होगी फ्लेक्सरल, दूसरी होगी शियर, मतलब एक वीक एक स्ट्रॉन्ग वॉल, ओके। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर हम कनेक्शन परफेक्ट नहीं बनाए थे तो वीक डायरेक्शन की जो वॉल है, जो वीक वॉल है, वो लोड ट्रांसफर नहीं करेगी स्ट्रॉन्ग वॉल पे और वो कोलैप्स हो जाएगी, वो टॉपल हो जाएगी। उसी जगह अगर हम वीक वॉल को स्ट्रॉन्ग वॉल के साथ बहुत ही अच्छे जरिए से कनेक्शन बनाए, बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनाए, तो उस वक्त हमारा जो वीक वॉल की जो फोर्स है, जो अर्थक्वेक फोर्स है जो वीक वॉल पे लगेगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी स्ट्रॉन्ग वॉल पे और स्ट्रॉन्ग वॉल उसे कुछ हद तक रेजिस्ट कर लेगी। और ये कनेक्शन सिर्फ वॉल टू वॉल जो कॉर्नर्स पे है वो कनेक्शन की बात नहीं करता, ये कनेक्शन फेलियर की बात होती है हमारी रूफ और वॉल के बीच का कनेक्शन, ये भी कम जरूरी है। रूफ के बीच का कनेक्शन क्यों, अब यहां देखिए जो मैंने बताया आपको अभी, ये ए है, ये बी है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक है। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ कनेक्शन परफेक्ट नहीं किया गया, कनेक्शन नहीं किया, वॉल टू वॉल कनेक्शन, बस ऐसे ही बीम बना दी, ब्रिक खड़ी कर दी, ओके, वॉल खड़ी कर दी।
अब ऐसे में होगा क्या कि ये ए जो वॉल है, ये पहली वॉल ए वॉल, वो फोर्स रेजिस्ट कर लेगी, लेकिन बी क्या होगी, टॉपल हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये झुक गई है पूरी, ये पूरी तरह से झुक गई है, मतलब ये टॉपल होने वाली है, राइट। अब सेम दूसरी ऑपोजिट साइड, ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, ब्लैक मार्क, ब्लैक मार्क, वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन है, वॉल टू वॉल कनेक्शन। किस तरह से किया जाता है, टू थ्रेड जॉइंट की वजह से। ये हम आप बाद में डिस्कस करेंगे टू थ्रेड जॉइंट क्या होता है। अब ये समझो कि वॉल टू वॉल कनेक्शन परफेक्ट किया गया, मतलब जब बी वॉल जो वीक वॉल है उसका लोड ट्रांसफर होगा ए वॉल में, राइट, और ये ए वॉल है जो लोड रेजिस्ट कर लेगी। सेम थिंग ये बी वॉल, वो भी लोड ट्रांसफर करेगी, मतलब आसानी से ये जो स्ट्रॉन्ग वॉल है वो लोड रेजिस्ट कर सकती है, राइट। अब इसका ऑपोजिट भी हो जाए, समझो कि इसका ऑपोजिट भी हो जाएगा, ए वॉल होगी वो वीक वॉल हो जाएगी, बी वॉल होगी वो स्ट्रॉन्ग वॉल हो जाएगी, तो अभी लोड ट्रांसफर वही रहेगा, ए टू बी, राइट। नेक्स्ट है फेलियर ड्यू टू ओपनिंग इन वॉल्स। वॉल्स में ओपनिंग बनाना, ओपनिंग हम बनाएंगे जैसे डोर और विंडो, लेकिन ये भी कई बार हमारी मैसनरी वॉल को, बिल्डिंग को कमज़ोर बना देती है बिकॉज ऑफ रेजिस्ट अर्थक्वेक फोर्स। क्या होता है कि हमारा वॉल के अंदर ओपनिंग रखते हैं या विंडो का ओपनिंग या डोर का ओपनिंग रखते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारी वॉल की जो शियर रेजिस्टिंग फोर्स है, वॉल की जो शियर कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर देती है। जितना बड़ा ओपनिंग उतनी शियर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और ऐसे में एक और बात होती है कि वो जो विंडो या डोर के जो ओपनिंग्स होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो वीक जोन होते हैं, वहाँ मैक्सिमम क्रैक जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। यही बात इसमें लिखी गई है जो मैंने अभी बताया। वॉल ट्रांसफर लोड टू ईच अदर एट द जंक्शन, ओपनिंग टू क्लोज टू वॉल कॉर्नर्स हैम्पर टू फ्लो फोर्स फ्रॉम वन वॉल टू अनदर। आई थिंक फिगर है मेरे पास से। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम ये ओपनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं, इतना बड़ा ओपनिंग रखा है, तो वो क्या करेगी, वॉल की स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगी, वॉल की स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगी। फिर भी अगर वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में हो ना, तो भी ये वॉल क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगी। ओपनिंग आ जाएगा, मतलब हमारे एक छोटा सा ओपनिंग भी वॉल की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकता है। और दूसरा फिनोमेना ये कहता है कि जो डोर हम रखते हैं उसे कॉर्नर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, सेम एजिस कॉर्नर पे नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोड ट्रांसफर होगा। जैसे हमने बात की डिसकंटिन्यूटी की बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ हम कॉलम और वॉल के जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। अगर कॉलम फ्लोटिंग हो तो वो डिसकंटिन्यूटी होगी, राइट। हमने ये सब पूरा डिस्कस किया था, मैं वापस से पूरा डिस्कस नहीं करने वाला। तो यहाँ भी यही होता है। लोड ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वीक वॉल टू स्ट्रॉन्ग वॉल। लोड ट्रांसफर हो रहा है वीक वॉल टू स्ट्रॉन्ग वॉल। अब ऐसे में क्या होगा कि हमारी वीक वॉल जो है वो लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी ये डिसकंटिन्यूटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये डोर जो है मैं सीधा कॉर्नर से बना दूँ, तो ये एक तरह की डिसकंटिन्यूटी इफेक्ट है क्या, एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगी ये चीज़। और ये डिसकंटिन्यूटी की वजह से हमने पहले भी कहा है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, राइट। तो ओपनिंग्स भी हमें बहुत सोच समझ के रखना है। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत बड़ा ओपनिंग रख रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ा ओपनिंग भी वॉल की स्ट्रेंथ कम कर सकता है, राइट। यही डिस्कस किया है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में। अब सेकंड है डायाफ्राम फेलियर। डायाफ्राम फेलियर मतलब क्या, कि हमारी वॉल जो है, जो पूरा स्ट्रॉन्ग वॉल और वीक वॉल है, वो पूरा एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। मतलब क्या होगा कि एक वॉल से लोड ट्रांसफर हुआ दूसरी वॉल, मतलब वीक वॉल से लोड ट्रांसफर हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल पे, उसके बाद वो फोर्स जाएगा सॉइल में,
लेकिन अगर रूफ का भी हम एज्यूम करें तो रूफ से लोड ट्रांसफर होगा वॉल में से दूसरी वॉल में, और वो फाउंडेशन में, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को जो एक साथ होता है उसे कहते हैं डायाफ्राम एक्शन। क्योंकि कई बार क्या होगा कि हमारी एक वॉल को ज़्यादा मूव करेगी, एक वॉल थोड़ी और कम मूव करेगी, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट एरर की वजह से हमें क्रैक जनरेट होने देखिए। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में बात की गई है हमारी, ये ऊपर से डायाफ्राम नहीं किया गया, मतलब पूरा रूफ नहीं बनाया गया, इसके ऊपर रूफ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी वॉल डिस्प्लेस हो गई, हमारी वॉल जो है वो डिस्प्लेस होगी, वो अपनी पॉइंट से मूव करेगी और ये क्रैक जनरेट करेगी। अगर उसी जगह अगर मैं रूफ लगा दूँ ऊपर, ये रूफ लगा दूँ, तो वो वॉल का डिस्प्लेसमेंट कम करेगा, वॉल का डिस्प्लेसमेंट कम करेगा, तो ऐसे इसे कहते हैं डायाफ्राम एक्शन। मतलब अभी तक जो हमने बात की उसमें मैसनरी बिल्डिंग का ज़्यादा इफेक्ट रहता था, लेकिन यहाँ पे रूफ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अब हम रूफ किस तरह बनाते हैं उस पर इफेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर रूफ फ्लेक्सिबल हो, अब ऐसे में अगर रूफ पे थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो वो फोर्स ट्रांसफर करेगा वॉल ए और वॉल बी में, मतलब वीक वॉल और स्ट्रॉन्ग वॉल में। और ऐसे में जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, जैसे कि वीक वॉल पे, तो वो इजीली डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबल है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये ऐसा नहीं सोचेगा चलो ये स्ट्रॉन्ग वॉल इस पे ज़्यादा फोर्स देंगे, नहीं, रूफ फ्लेक्सिबल है तो वो क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वॉल के ऊपर, पूरी पेरिफेरी के ऊपर। तो ऐसे में हमारी जो वीक वॉल है उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा और वो फोर्स उसे ओवरटर्न करेगा। तो ऐसे फेलियर को कहते हैं डायाफ्राम फेलियर। मतलब जहाँ रूफ की छोटी सी मूवमेंट, रूफ की छोटी सी भी मूवमेंट हमारी वॉल को डैमेज कर रही है, राइट। अब ये हमने फ्लेक्सिबल की बात की कि जहाँ हम रूफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को, लेकिन अगर हमने रूफ से सिंपली वॉल के ऊपर रख दिया हो, सिंपली वॉल के ऊपर रख लिया, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रूफ ऐसे ही वॉल के ऊपर रख लिया, ऐसे में क्या होगा कि अर्थक्वेक आएगा, हमारा जो रूफ है वो कनेक्शन के बगैर ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो कब तक टिकेगा, तब तक जितने टिकेगा तब तक फ्रिक्शन बना रहेगा। रूफ वॉल पे तब तक टिका रहेगा जब तक फ्रिक्शन बना रहेगा। जैसे ही फ्रिक्शन गया हमारा रूफ वॉल पर से स्लाइड हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने कोई कनेक्शन बनाया ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, वो बस उस फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही फ्रिक्शन खत्म रुक गया। और अगर हम फ्लोर को रिजिड बना देते हैं, वॉल रूफ को एक प्रॉपरली बॉडी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, तो ऐसे में कोई डायग्राम फेलियर नहीं होता। जैसे इसमें देखा हमने फिगर में, इस फिगर में ये कोई डायग्राम फेलियर नहीं दिखा था, क्योंकि इसे पूरी तरह से रिजिड बनाया गया है और ये जो है ये फ्लेक्सिबल है, राइट। तो ये डायफ्राम फेलियर। नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर। नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब क्या है कि नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज होता है जो कोई स्ट्रक्चर है उसे क्रिएट नहीं करता मैसनरी के अंदर, मतलब प्लास्टर, पैरापेट वॉल, रूफ, चिमनी, ओके, पार्टीशन वॉल या कोई ग्लास की चीजें, ओके। तो ऐसे होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जिसके जो छोटा सा भी अर्थक्वेक है तो डैमेज हो जाएगा, ग्लास इजीली टूट जाएगा। अगर छोटा सा भी 2 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक है ना, तो हमारी ग्लास गया,
पार्टीशन वॉल भी क्रैक कर जनरेट कर देगी, चिमनी या पैरापेट वॉल या रूफ, सिर्फ छोटा सा अर्थक्वेक। तो ये चीज़ों में हमेशा क्रैक दिखने को मिलती है। अगर 2 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आया ना, 2 मैग्नीट्यूड का भी या 3 मैग्नीट्यूड का भी, चलो समझ लो 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो भी हमें इन सारी चीज़ों में फेलियर देखने को मिल सकता है, राइट। तो इसे कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल ही नहीं है, ऐसे मेंबर करके जिसमें कोई स्ट्रक्चरल लोड ही नहीं आता। प्लास्टर के ऊपर कौन सा लोड आएगा, राइट। पार्टीशन वॉल के ऊपर कौन सा लोड आएगा, नथिंग। पैरापेट वॉल के ऊपर कौन सा लोड आएगा, नथिंग। जो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जिसके ऊपर कोई लोड ही नहीं लगता है, बस हमने उसे बनाया है सेफ्टी के लिए या विजिबिलिटी के लिए, या क्या बोलते हैं इसे, लुक, एलिवेशन, ऐसी चीज़ों के लिए बनाया गया हो, तो उसे नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं। और ये इजीली डैमेज होते हैं, इजीली क्रैक जनरेट हो जाते हैं इसमें, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बॉक्स सेक्शन। अब हम आपको देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ precautions you will be take at a time of planning the building to make it earthquake resistant. Explain in brief precaution you will take at a time of planning the building to make it earthquake resistant. अब इस क्वेश्चन में हम क्या लिखना है कि जो हमने प्लानिंग प्रिंसिपल किए, जनरल प्लानिंग प्रिंसिपल, वो सारे प्रिंसिपल लिखने हैं। Symmetry, simply, continuity, then after lightning, right? तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए। टिल देन, गुड बाय।